Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 9 of class 11th microeconomics and the name of chapter is supply. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझेंगे कि कब बाज़ार के अंदर सप्लाई ज़्यादा होती है, कब कम होती है, या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, या लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, वो सब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सप्लाई. Supply refers to quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. देखिए, जैसे हमने डिमांड पढ़ा था कि जिसमें कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है जायज़ रेट पे और दिए गए समय में. सप्लाई क्या होती है? जिसमें एक प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है सामान को जायज़ रेट के ऊपर और गिवन समय में. जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों के क्लॉथ बेचना चाह रहा है कोई दुकानदार. अब ये नहीं कि गर्मियों के क्लॉथ सर्दियों में जाके बिक रहे हैं, ऐसा नहीं. तो जिस टाइम वो सप्लाई करना चाह रहा है और वैलिड रेट पे उस टाइम उसकी प्रोडक्ट की जो है डिमांड और हो जाए और उसके प्रोडक्ट्स बिक जाए, तो उसी को ही जो वो माल बेच रहा है उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई. इसको इंडिविजुअल सप्लाई भी कह सकते हैं, जहाँ पे सिंगल सेलर सामान बेचना चाह रहा है. मार्केट सप्लाई क्या होता है? एक कमोडिटी की क्वांटिटी जो बाज़ार के अंदर सारे प्रोड्यूसर बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, जितनी भी दुकान वाले हैं सब बेचना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई. और जब सिंगल बेचना चाह रहे हो तो फिर खाली इंडिविजुअल सप्लाई या सप्लाई. रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द फर्म्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई. स्टॉक रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कोमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जो एक कंपनी के पास एक तय समय में एक पर्टिकुलर टाइम में जो किसी सामान की यूनिट्स अवेलेबल हैं उसको बोला जाता है स्टॉक. देखो, एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो. फ्लो उसको बोलते हैं जब चीज़ों को टाइम टू टाइम मेज़र किया जाए या बार बार गिना जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और जब किसी वेरिएबल को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है तो उसको स्टॉक बोला जाता है. अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सप्लाई चेंज होती है बाज़ार के अंदर. आइए देखते हैं. पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स देख रहे हैं. प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. देखिए, अगर किसी सामान का रेट बढ़ गया तो जो फर्म है या प्रोड्यूसर है वो सप्लाई ज़्यादा करेगा क्योंकि उसे मुनाफा ज़्यादा हो रहा होगा. और अगर प्राइस घट गया, P फॉर प्राइस, S फॉर सप्लाई, और अगर प्राइस घट गया तो सप्लाई कम हो जाएगी. प्राइस ऑफ अदर गुड्स. अदर गुड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सब्सटीट्यूट गुड्स. मान लो दूसरे सामान का रेट बढ़ गया तो प्रोड्यूसर इस सामान की सप्लाई घटा देगा. क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर को दूसरे सामान में ज़्यादा फ़ायदा है बेचने में, क्योंकि उसके रेट बढ़े हुए हैं. और अगर दूसरे सामान के रेट घट गए तो प्रोड्यूसर अपने वाले की सप्लाई ज़्यादा करेगा और दूसरे वालों को बेचना बंद कर देगा. प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो एक चीज़ को बनाने में लगते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अगर लागत ज़्यादा आ रही है तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रोड्यूसर का, फर्म का कम हो जाएगा, तो वो सप्लाई भी कम कर देगा. और अगर लागत कम है यानी उसका मुनाफा ज़्यादा होगा तो वो सप्लाई भी ज़्यादा करेगा. यहाँ आपको बेचने वाले की व्यू से सोचना है, ठीक है ना. और ख़रीदने वाले के व्यू से हमने डिमांड चैप्टर में देखा था. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है सप्लाई ज़्यादा होगी, टेक्नोलॉजी बेकार है तो सप्लाई कम होगी. राइट. इफ़ टेक्नोलॉजी इज़ एडवांस्ड. अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, प्रोड्यूसर विल हैव लेस कॉस्ट. उसकी लागत कम आएगी, मुनाफा ज़्यादा होगा, विच मीन्स मोर प्रॉफिट, विच शोज़ प्रोड्यूसर विल इंक्रीज सप्लाई. तो अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, लागत कम आएगी, मुनाफा बढ़ेगा, तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा. बट इफ़ टेक्नोलॉजी इज़ लो, प्रोड्यूसर कॉस्ट विल इंक्रीज and profit will fall. It will do less supply. That time the producer will do less supply because the cost is already raised. तो फिर क्या होगा? प्रोड्यूसर का मुनाफा घटेगा तो वो सप्लाई को क्या कर देगा? कम कर देगा. गवर्नमेंट पॉलिसी, ये पांचवा डिटर्मिनेंट है जिसकी वजह से सप्लाई चेंज होती है. इंडिविजुअल या सप्लाई कह सकते हैं आप.
तो देखिए, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवर में है, जैसे गवर्नमेंट टैक्स कम लगा रही है, अब गवर्नमेंट टैक्स कम लगा रही है तो कॉस्ट भी क्या आएगी, कम, मुनाफा बढ़ेगा, सप्लाई प्रोड्यूसर ज़्यादा करेगा। अगर टैक्स ज़्यादा है प्रोडक्ट पे, लागत बढ़ जाएगी, और लागत बढ़ते ही मुनाफा क्या होगा, घटेगा, प्रोड्यूसर सप्लाई भी घटा देगा। ठीक है। गोल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, अगर फर्म्स के गोल अच्छे हैं, ग्रोथ करना चाहती है, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अच्छी अच्छी चीज़ें करेगी फर्म, सप्लाई भी ज़्यादा करेगी। और कोई गोल्स ही नहीं है तो प्रॉफिट भी कम होगा, सप्लाई भी कम होगी। तो ये 6 फैक्टर थे जिनकी वजह से एक कमोडिटी की सप्लाई चेंज होती है बाजार के अंदर। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। देखिए, अभी हमने 6 फैक्टर्स पढ़े। जब इनमें से जो एक फैक्टर है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, मतलब उस कमोडिटी के रेट की वजह से अगर सप्लाई चेंज हो रही है तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। बाकी 5 फैक्टर की वजह से सप्लाई चेंज हो रही है तो चेंज इन सप्लाई। ठीक है। लेट अस सी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई means when quantity supplied of a commodity change due to change in its own price, अपने रेट में चेंज आने से, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, दूसरे फैक्टर्स को क्या रखेंगे, वो कांस्टेंट रखेंगे, तो इसको क्या बोला जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन सप्लाई क्या होता है, जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा। व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, कीपिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट। ओके। अब मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट पढ़ लेते हैं। देखो, 6 तो यही रहेंगे। ठीक है। जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी है तो इसको हम कमोडिटीज़ कर सकते हैं। ठीक है। या प्राइस ऑफ अदर गुड्स है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो सब सेम रहेंगे 6। 7वां डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट, क्योंकि मार्केट सप्लाई में तो दुकानदार मैटर करते हैं। तो देखो, अगर दुकानदार ज़्यादा है, फर्म ज़्यादा है, तो सप्लाई ज़्यादा होगी, और अगर फर्म कम है तो सप्लाई कम होगी। बेसिकली डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से वो चेंज होगी सप्लाई। तो फर्म ज़्यादा है, सप्लाई विल बी मोर, फर्म्स आर लेस इन नंबर, सप्लाई विल बी लेस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में रेट बढ़ेगा, प्रोड्यूसर को लग रहा है, तो वो आज मार्केट सप्लाई कम करेंगे सारे प्रोड्यूसर, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई 10 दिन बाद रेट बढ़ना है, तब बेचेंगे, तब ज़्यादा मुनाफा होगा। और अगर उनको लग रहा है कि फ्यूचर में रेट गिरने वाला है तो वो आज सप्लाई ज़्यादा करेंगे ताकि फ्यूचर में नुकसान से बच जाए। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बढ़िया है तो सप्लाई ज़्यादा होगी। जैसे पहाड़ों पे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कम होता है या लैंडस्लाइड की वजह से बेकार होता है, तो वहाँ पे सप्लाई क्या होती है, कम होती है। तो अगर मार्केट सप्लाई मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छे हैं तो मार्केट सप्लाई विल बी मोर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और अगर बेकार है, पुअर है, तो मार्केट सप्लाई विल बी लेस। क्लियर है आपको ये डिटर्मिनेंट्स? मार्केट सप्लाई के 9 डिटर्मिनेंट हैं और इंडिविजुअल सप्लाई के 6 डिटर्मिनेंट हैं। सप्लाई फंक्शन, तो सप्लाई फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच, क्वांटिटी सप्लाई और जो उसके फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो चेंज होती है, जो अभी हमने पढ़े 6 फैक्टर्स। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन किसके बीच की रिलेशनशिप दिखाता है, इंडिविजुअल सप्लाई जो एक कंपनी करना चाह रही है और जो अभी हमने इंडिविजुअल सप्लाई के 6 फैक्टर पढ़े ना, उसके बीच की रिलेशनशिप। ये वो ही 6 फैक्टर हैं। जैसे पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, पी ओ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पी एफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, पी एफ। T4 अपना हो गया, G4 तो गोल हो गया, ST4 स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, T4 टैक्सेस और G4 गोल्स। तो ये 6 फैक्टर हैं, अगर इनमें चेंज आया तो इंडिविजुअल सप्लाई चेंज होगी। अब मार्केट सप्लाई फंक्शन क्या होता है, जो मार्केट सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट के बीच की फंक्शनल रिलेशनशिप को दिखाता है कि अगर एक भी डिटर्मिनेंट चेंज हुआ तो मार्केट सप्लाई चेंज होगी। Market supply function refers to functional relationship between market supply and factors affecting the market supply of a commodity. These are the factors: PX price of X commodity, price of other good, state of technology, taxation, goals, number of firm, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ये प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और M4 हमारा हो गया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसको आप MT भी लिख सकते हो, ठीक है। सप्लाई शेड्यूल,
ये क्या होता है, एक तरह का टेबुलर स्टेटमेंट होता है टेबल के रूप में, जो हमें ये दिखाता है कि एक प्रोड्यूसर अलग अलग रेट पे अलग अलग सप्लाई कर रहा है। जैसे जब रेट 10 है वो 5 यूनिट बेच रहा है, रेट 15 पे 8 बेच रहा है, रेट 20 पे 10 बेच रहा है। तो सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग सप्लाइड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, अलग अलग रेट पे अलग अलग सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जिसमें एक फर्म जो बेच रही है अलग अलग क्वांटिटीज बेच रही है अलग अलग रेट पे, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट, ये भी टेबल के रूप में ही होता है, शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस। जो एक प्रोड्यूसर अलग अलग रेट पर अलग अलग क्वांटिटीज बेचना चाह रहा है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जैसे प्राइस 1 था तो वो कुछ नहीं बेच रहा था, प्राइस 2 हुआ उसने 5 बेची, प्राइस 3 पे 10, प्राइस 4 पे 15, प्राइस 5 पे 20, प्राइस 6 पे 25। तो ये एक टेबल के रूप में टेबुलर स्टेटमेंट है जो क्या दिखा रहा है, अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, अलग अलग रेट पर एक प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। नाउ लेट अस सी मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये भी टेबल के रूप में होता है, पर यहाँ पे बेचने वाला एक नहीं होता, 2, 3 या n टर्म तक जितने भी आप लें और उन सब का टोटल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई। Market supply schedule refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that all the producers are willing to sell at various level of price during a given period of time। तो जो एक समय में बाज़ार के अंदर अलग अलग प्रोड्यूसर जो क्वांटिटीज़ बेचना चाह रहे हैं उसको बोला जाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये भी टेबल के रूप में होता है, आइए देखते हैं। देखिए प्राइस ये है, दोनों प्रोड्यूसर अलग अलग हैं और अलग अलग क्वांटिटीज़ बेच रहे हैं अलग अलग रेट पे। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इज अ टेबुलर स्टेटमेंट इन विच डिफरेंट फर्म्स, ये 2 फर्म होगी, सेलिंग डिफरेंट क्वांटिटीज़, ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। तो इसका टोटल कर दोगे मार्केट सप्लाई आ जाएगी। तो जैसे ये फर्म ए है, इसने रेट 2, 3, 4, 5, 6 पे ये इसकी सप्लाई है, फर्म बी की है। MS कैसे निकलेगा, मार्केट सप्लाई इन दोनों का सम, 0 + 0 0, 10 + 5 15, 20 + 10 30, 25 + 15 40, 35 + 20 55 और 40 + 25 65। तो MS किसका सम होता है, जो जो फर्म्स ने सप्लाई करी उन सब का टोटल। लेट अस सी सप्लाई कर्व। जब हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को जो टेबल के रूप में था अभी उसको कर्व पे दिखाते हैं ना, कर्व पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोला जाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व या सप्लाई कर्व। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो जो एक फर्म सामान बेचना चाह रही है उसका जब हम उसके शेड्यूल को जब हम ग्राफ के ज़रिए दिखाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। जैसे देखो रेट 1 रुपये पे तो 0 था अभी हमने देखा, 2 रुपये पे 5, 3 रुपये पे 10, 4 रुपये पे 15 बेच रहा है, 5 रुपये पे 20, 6 रुपये पे 25। तो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटीज़, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। क्वांटिटी आप x एक्सिस पे प्लॉट करोगे और प्राइस को y एक्सिस पे। और याद रखना लॉ ऑफ सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में और सप्लाई के बीच में। अगर रेट बढ़ा सप्लाई बढ़ेगी, रेट घटा तो सप्लाई घटेगी। आइए अब देखते हैं मार्केट सप्लाई कर्व। ये किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल की। जो ये है ना, जब हम इसको कर्व के ज़रिए दिखाएंगे तो ये बन जाएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसे ये है, ये ना देखिए मार्केट सप्लाई कर्व, ये फर्म ए का सप्लाई कर्व, आप प्राइस यहाँ प्लॉट कर लेना, क्वांटिटी यहाँ, ये फर्म बी का दिखा देना और MS इनका टोटल। अब इसमें ना आप ये डाटा छोटा रखना तो आपका ये बहुत अच्छा बन जाएगा और नज़दीक बनेगा। और एक बात ध्यान रखना, चाहे मार्केट डिमांड कर्व हो या मार्केट सप्लाई कर्व हो, वो फ्लैटर होता है, दूर बनता है। क्यों बनता है दूर, क्योंकि वो इन दोनों का सम है, ठीक है।
स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व किससे दिखता है? जो प्राइस में चेंज है उसको ऊपर और जो क्वांटिटी में चेंज है उसको नीचे। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व मतलब सप्लाई कर्व की शेप कैसी बनेगी, ये किससे पता चलता है? जितना प्राइस में चेंज आया उसको ऊपर और जितना क्वांटिटी में चेंज आया उसको नीचे। लॉ ऑफ सप्लाई, अब देखो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था जो क्या बता रहा था? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ये पढ़ा था हमने। लॉ ऑफ सप्लाई शो करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, और दूसरे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। बस क्या चेंज होगा? कमोडिटी का प्राइस, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। जैसे अगर प्राइस बढ़ता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है? अगर प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगी। जैसे रेट 10 था, सप्लाई 20 थी, रेट 15 पे सप्लाई कितनी है? 30, और रेट 5 पे कितनी है? 10। तो देखिए रेट 5 पे 10, रेट 10 पे 20 और रेट 15 पे 30। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई विच शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप। एज प्राइस राइज सप्लाई विल ऑल्सो राइज, एज द प्राइस फॉल्स सप्लाई फॉल्स, बट other factors of supply will remain constant, only the price factor get change. Movement along the supply curve या फिर change in quantity supply। देखिए अभी हमने 6 फैक्टर्स पढ़े थे सप्लाई के डिटर्मिनेंट, तो जब उनमें से सिर्फ प्राइस की वजह से जब सप्लाई चेंज हो तो उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, और अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे यहाँ पे? कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे। When quantity supplied of a commodity change due to change in its own price, keeping other factors constant, बाकी चीज़ें constant रहेंगी, it is known as change in supplied। इसी को क्या बोला जाता है? change in supply। आइए देखते हैं, ये देखिए कर्व है मूवमेंट अलोंग दी। जब रेट बढ़ता है सप्लाई भी क्या होती है? बढ़ती है, इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर हो रही है ना। रेट घटता है सप्लाई भी घटती है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। आइए एक एक करके इनको देखते हैं, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट को। अपवर्ड याद रखना, रेट बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, दिस इज अपवर्ड मूवमेंट। ओरिजिनल से देखो, ठीक है, और रेट घटने पे सप्लाई घट रही है तो डाउनवर्ड मूवमेंट ओरिजिनल से देखो। एक्सपेंशन इन सप्लाई, अब सप्लाई बढ़ती कब है? या फिर इसका दूसरा नाम एक्सपेंशन इन सप्लाई का है अपवर्ड मूवमेंट। ये दो नाम है, ध्यान रखना। अपवर्ड मूवमेंट का दूसरा, आपसे एग्जामिनर जो आपके स्कूल में टीचर हैं वो आपसे पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सपेंशन इन सप्लाई बताओ या अपवर्ड मूवमेंट, दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखना। तो व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइज, जब एक कमोडिटी की सप्लाई बढ़े ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस, अपने रेट में बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ती है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सब चीज़ें जैसे प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टैक्सेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो सब कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। देखिए प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, जैसे रेट 10 से 15 हुआ, रेट चेंज हुआ ना, दूसरी चीज़ें क्या हैं? कांस्टेंट है। सप्लाई 20 से 30 हुई, क्योंकि रेट बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है, मुनाफा बढ़ता है ना प्रोड्यूसर का, तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। 10 पे कितनी कर रहा था वो? 20, और रेट 15 हुआ तो अब वो कितनी कर रहा है? 30। तो अपवर्ड मूवमेंट, और इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सपेंशन इन सप्लाई। क्लियर है? एक्सपेंशन इन सप्लाई आपको, रेट बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है। नाउ लेट अस सी कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अब देखो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का दूसरा नाम आपको ध्यान होना चाहिए, डाउनवर्ड मूवमेंट। इसमें मूवमेंट कहाँ होती है? नीचे। व्हेन अ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस, अपने रेट में गिरने की वजह से जब किसी कमोडिटी की सप्लाई घटती है, दूसरे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। जैसे देखो जब रेट 20 था आप 100 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, रेट 15 हुआ तो 70, रेट घटने पे सप्लाई प्रोड्यूसर ने घटा दी। 20 रुपये पे कितनी कर रहा था? 100, रेट 15 हुआ तो अब कितनी कर रहा है? 70। डाउनवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट नीचे हुई, और इसका दूसरा नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आपको दोनों नाम ध्यान होने चाहिए, डाउनवर्ड मूवमेंट भी एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड भी। अब चेंज इन सप्लाई या शिफ्ट इन सप्लाई,
अब प्राइस नहीं चेंज होगा, अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई बढ़े या घटे उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। कमोडिटी का प्राइस यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, सप्लाई बढ़ गई, तो कॉस्ट ही तो घटी ना, उसके रेट में तो कोई फर्क नहीं आया। या फिर मान लो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट घट गई, ठीक है, या वेदर फेवरेबल है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। व्हेन सप्लाई ऑफ या फिर अदर गुड्स के रेट घट गए हों, इस कमोडिटी के रेट में तो कोई चेंज नहीं आया ना, तो जब दूसरे फैक्टर्स की वजह से सप्लाई बढ़े या घटे तो उसको बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई या फिर चेंज इन सप्लाई। व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। सप्लाई बढ़ रही है या फिर घट रही है, देखिए 10 था 20 कर रहे हैं, 10 रुपये पे ही 30 और 10 रुपये पे ही 15। तो जब पीछे की तरफ घटे सप्लाई बढ़ती इस साइड है, घटती इस साइड है, तो जब इधर हो इसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये दो नाम है। जब आगे की तरफ सप्लाई बढ़े इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट या फिर इंक्रीज इन सप्लाई। एक एक करके हम इन दोनों को देखेंगे। जैसे चेंज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट घट गई तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई ज़्यादा करेगा, और लेफ्टवर्ड कब होगा, अगर कॉस्ट बढ़ गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, फेवर में आ गई प्रोड्यूसर के, राइटवर्ड चला जाएगा, और अगेंस्ट में हो गई लेफ्टवर्ड चला जाएगा। देखिए राइटवर्ड शिफ्ट, इसका दूसरा नाम है इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई चेंज होगी, प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट, और अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई बढ़े। इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू अ राइज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर, ठीक है, किसी भी फैक्टर में चेंज आने से प्राइस कमोडिटी का क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवर में आ गई, प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन घट गए, कमोडिटी का रेट चेंज नहीं हुआ, वो 20 ही है और 100 थी पहले 20 पे, अब 150 कर रहा है, तो इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। देखो पहले 20 पे 100 कर रहा था, अब 20 पे 150 कर रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट। या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, इंक्रीज इन डिमांड। और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होते हैं सप्लाई में, प्राइस की वजह से, उस कमोडिटी के। वहाँ अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, यहाँ अदर फैक्टर चेंज होते हैं, प्राइस कांस्टेंट रहता है। अब देखते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज इन सप्लाई, पर प्राइस यहाँ भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर कीपिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी अनफेवर में है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पुअर है, तो सप्लाई क्या होगी इन तीनों फैक्टर्स की वजह से, कम होगी। कमोडिटी का रेट नहीं चेंज हुआ, देखो रेट 70 ही है, 70 पे वो कितनी कर रहा था क्वांटिटी सप्लाइड, 90, और 70 पे ही कितनी कर रहा है, 50। तो मूवमेंट उधर हुई ना, बैकवर्ड, तो इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। पहले 70 पे 90 कर रहा था, अब 70 पे 50, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज इन सप्लाई। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन इट्स एनी फैक्टर, इसको तो बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, बस जब कमोडिटी के प्राइस की वजह से सप्लाई में कितना फर्क पड़ रहा है, बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मीन्स नंबर ऑफ डिग्री रेस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस, अपने रेट में चेंज आने से, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सब चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वो क्या है, वहाँ किसी भी फैक्टर की वजह से। ES का फॉर्मूला वही है सेम जो ED का था, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। डेल्टा Q किसको दिखाता है, चेंज इन क्वांटिटी जो सप्लाई में आई, डेल्टा P प्राइस के चेंज को, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला है, जो क्वांटिटी सप्लाइड का परसेंटेज है चेंज का उसको ऊपर, और जो प्राइस में परसेंटेज में चेंज आया उसको नीचे, तब भी ES आ जाएगा। ES में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में नेगेटिव का साइन नहीं लगता, जैसे ED में लगता था। क्यों नहीं लगता, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट है। आइए पांचों डिग्री देखते हैं एक बार। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई,
जब प्राइस तो कांस्टेंट रहे और सप्लाई बढ़े या घटे उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। When there is an infinite supply at a particular price and supply becomes zero when a slight fall in price, और अगर प्राइस गिरे तो सप्लाई ज़ीरो हो जाए उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। सोल्व करते हैं। डेल्टा क्यू क्वांटिटी में कितना चेंज है 10 का, डेल्टा पी प्राइस में कितना चेंज है 0 का, पी ओरिजिनल प्राइस 10, क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी 20। तो 2 और 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5/0, ई एस विल बी इन्फिनिटी, क्योंकि डिवाइड ही नहीं होगा अब। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है इन्फिनिटी। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है प्राइस में तो चेंज आएगा, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। When percentage change in price does not cause any change in quantity, यहाँ पे आप सप्लाई कर लीजिए, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। प्राइस में तो चेंज आएगा, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो प्राइस 10 से 40 हुआ पर सप्लाई जो कि त्यों है 20 से 20। डेल्टा क्यू क्वांटिटी में कोई चेंज आया नहीं। डेल्टा पी प्राइस में कितना चेंज है 30, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी विल बी 0, क्योंकि ऊपर 0 है तो नीचे कोई डिवाइड में, जैसे 10 3 23 या 60, 0.60 रखोगे क्या आएगा 0। तो इसका कर्व हॉरिजॉन्टल, इसका कर्व वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। 10 पे भी 20 था, 40 रुपीज़ हुआ जब प्राइस, तब भी सप्लाई कितनी है 20। परफेक्टली इनइलास्टिक, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया। हाईली इलास्टिक मतलब प्राइस में कम चेंज, सप्लाई में ज़्यादा चेंज। वैन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, तो इसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक सप्लाई। देखो, और इसकी डिग्री 1 से बड़ी आएगी। ये 10 है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू करते हैं, चाहे परसेंटेज मेथड से कर लो ना। अब देखो इसका रुको ना, यहाँ से शुरू करना है, थोड़ा ओपन बनाना ताकि क्वांटिटी में दिखे कि ज़्यादा चेंज है। प्राइस 10 से 15 हुआ, प्राइस में कम चेंज है, सप्लाई देखो कहाँ से, इसको भी 60 कर लेना। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा डिफरेंस दिखना चाहिए, कर्व ऐसा ही बनाना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। लेस इलास्टिक क्या होता है, जहाँ पे प्राइस में ज़्यादा चेंज हो, सप्लाई में कम चेंज हो, उसको बोलते हैं लेस इलास्टिक। When percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price, then supply for such a commodity is said to be less elastic। ठीक है, उस केस में सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक। प्राइस 10 था, सप्लाई 100 थी, प्राइस 15 हुआ, सप्लाई 120। फॉर्मूला ये है, डेल्टा क्यू कितना है 20, डेल्टा पी 5, ओरिजिनल प्राइस 10, ओरिजिनल क्वांटिटी 100। 25 जा 5 2 जा 2 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, इलास्टिसिटी की डिग्री 4.4 लेस देन 1। अब इसका कर्व ऐसे बनाना, देखो प्राइस में ज़्यादा चेंज है, सप्लाई में कम, लेस इलास्टिक मतलब कम प्रभावित, इस पे सप्लाई पे कम फर्क पड़ रहा है। और हाईली का कर्व यहाँ से शुरू करना, ज़्यादा दिखना चाहिए। 5वीं डिग्री है हमारी यूनिटरी इलास्टिक, जितने परसेंट प्राइस में चेंज उतने ही परसेंट सप्लाई में चेंज, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। जैसे देखिए, डेल्टा क्यू 50, डेल्टा पी 5, पी 10, क्यू 100, 50 2 जा 5, 10 2 जा और 2 डिवाइडेड बाई 2 1, ई एस इज इक्वल टू 1। मतलब जितने परसेंट प्राइस में चेंज उतने ही परसेंट क्वांटिटी सप्लाई में चेंज। ठीक है, ये इसका कर्व है, ओरिजिन से शुरू होता है, तभी दोनों तरफ इक्वल दिखता है कि जितने परसेंट प्राइस में चेंज है उतने। ये 5 डिग्री है, ये 1 का हो गया, ये 0 का हो गया, ये इन्फिनिटी, ये हाईली, और यहाँ से हमारा लेस। ठीक है, तो उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई न्यूमेरिकल आप
आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कर रहे हो, अगर संदीप गर्ग की बुक है क्योंकि वही है हमारे पास भी, अगर उसमें से कर रहे हो तो उसका क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना या थोड़ा सा हिंट दे देना कमेंट बॉक्स में, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बाकी आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए और अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिए खूब मेहनत करके। स्वस्थ रहिएगा स्टूडेंट्स, धन्यवाद।